इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग अर्थक्वेक भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग भूकंप का डिफिनेशन जान लेते हैं। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन को, आकस्मिक हलचल को भूकंप कहते हैं। जिस जगह से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, जिस जगह से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, उसे भूकंप मूल कहते हैं, अर्थक्वेक फोकस। और जिस जगह पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसे एपिसेंटर अधिकेंद्र कहते हैं। जिस जगह पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले महसूस होती है या पहुंचती है, या जिस सतह पर सबसे पहले भूकंपीय तरंग का महसूस किया जाता है, फीलिंग किया जाता है, उसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलता है उसे इलास्टिक एनर्जी, प्रत्यास्थ ऊर्जा बोलते हैं। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा आपको निकलता है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा, इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। जिस जगह से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है भूकंप मूल कहते हैं। सबसे अधिक प्रभाव आपका भूकंप का एपिसेंटर पर होता है। इसके बाद धीरे धीरे आपका जो है भूकंपीय तरंग का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कि आपका ये हुआ धरातल, तो जहां आपका सबसे पहले भूकंपीय तरंग टकराती है सतह से, वहाँ उसको बोलते हैं एपिसेंटर, और एपिसेंटर पर प्रभाव सबसे अधिक होता है। और ठीक इसी प्रकार ऐसा आपका धीरे धीरे तरंग फैला होता है, तो धीरे धीरे जो आपको तरंगधारी का जो पावर होता है कम होते जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक प्रभाव भूकंप का कहाँ होता है, तो ठीक एपिसेंटर पर। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल से थ्रू से समझ लीजिए, किसी स्थिर जल जैसे तालाब में है, तालाब में आप लोग पत्थर मारते हैं। जब तालाब में पत्थर मारते हैं तो उस कंडीशन में जहाँ पत्थर गिरता है तालाब में, मान लीजिए पत्थर गिरता है, तो आप देखते होंगे उसमें आपका गोले गोले सा लहर ऐसे उठता है, नहीं ऐसे करके ऐसे लहर आपको आता है जो किनारे तक पहुंचता है। तो जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ पर लहर का स्पीड बहुत तेज होता है, और जैसे ही किनारे तक पहुंचता है तो किनारे तक आता है तो उसका लहर कम हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो आपका है जो भूकंपीय तरंग का है जो अधिक प्रभाव ठीक एपिसेंटर पर होता है, और जैसे जैसे दूरी बनाता है तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे कि आपको 2015 में नेपाल में भूकंप आया था। 2015 में नेपाल पर भूकंप आया था तो उसका एपिसेंटर कहाँ हुआ, नेपाल। लेकिन उसको आसपास जैसे उत्तर भारत में भी उसका झटका महसूस हुआ था। उत्तर भारत में कहे तो दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका उसका झटका महसूस हुआ था। लेकिन जहाँ कहाँ क्षति कहाँ पहुँचाया था, तो सबसे अधिक क्षति आपको पहुँचा था नेपाल में। 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, उसमें नेपाल का बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा है। जहाँ एपिसेंटर होता है भूकंप का वहाँ सबसे अधिक क्षति पहुँचता है। जैसे जैसे तरंग भूकंपीय तरंग का दूरी बढ़ता है वैसे वैसे आपका क्षति कम पहुँचता है। आगे जानते हैं, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप के मापन को सिस्मोग्राफ कहते हैं, और भूकंप की तीव्रता को मापन को रिएक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ, और भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल को हम लोग समझते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है कि इससे यह नापा जाता है कि जो भूकंप है कितना क्षेत्र में आया, उस क्षेत्र को नापा जाता है कि जो भूकंप है का डिस्टेंस कितना है, एरिया कितना एरिया में भूकंप आपका आया। तो भूकंप को जो क्षेत्र को नापते हैं उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और कितना स्पीड से आया, कितना तीव्रता से आया उसको नापते हैं रिएक्टर स्केल से। तो भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ और भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल। भूकंप जब आता है तो आपको 3 प्रकार की तरंग आती है, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। भूकंप के दौरान पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स 3 प्रकार की तरंग आपका उत्पन्न होती है। अब हम लोग आगे जानते हैं पी वेव्स और एस वेव्स और एल वेव्स के बारे में डिटेल में जानकारी
प्राप्त करते हैं। अगर पी वेव्स की बात करें, प्राइमरी वेव्स का प्राथमिक तरंग इसको बोलते हैं, इसका स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एस वेव का आपका जो स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है और एल वेव्स का जो आपका स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो आपसे पूछता है कि सबसे पहले धरातल पर कौन सी वेव पहुंचता है, तो पी वेव्स, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा होता है। सेकेंड में कौन पहुंचता है, तो एस वेव्स, और थर्ड में कौन पहुंचता है, तो आपका वेल वेव्स। जो पी वेव्स है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। कौन, पी वेव्स। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पी वेव्स पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर सकती है, या ऐसे करके पी वेव्स पृथ्वी के कोर भाग से गुजर सकती है, तो हाँ गुजर सकती है। क्यों, क्योंकि तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। नेक्स्ट एस वेव्स। एस वेव्स केवल ठोस माध्यम में गुजरती है। किस माध्यम में, ठोस माध्यम में। द्रव अवस्था में जैसी जाती है, द्रव माध्यम में जैसी जाती है या विलुप्त हो जाती है। इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या एस वेव्स पृथ्वी के कोर भाग से गुजर सकती है, तो नहीं, क्योंकि तरल माध्यम में जैसे ही जाती है या विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो यह पृथ्वी के कोर भाग में नहीं जा पाएगी। नेक्स्ट एल वेव्स। ये आपको पृथ्वी के धरातल पर नहीं चलती है, इसका अधिक प्रभाव पृथ्वी के धरातलीय सतह पर होती है, सतह पर होती है, इसलिए इसे धरातलीय तरंग भी कहते हैं, क्योंकि इसका अधिक प्रभाव किस पर होती है, धरातल पर होती है। यह आपको लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य में ध्वनि तरंग के जैसा कार्य करता है, और यह आपका अनुप्रस्थ प्रकाश तरंग के जैसा कार्य करता है। अनुदैर्ध्य माने हो गया आपका सीधा, ये आपको सीधा तरंग जाती है। अनुप्रस्थ उठ के, जैसे आदमी कैसे चलता है, पैर से उठा के चले, क्या हो गया, अनुप्रस्थ। लेकिन अगर आदमी की चप्पल टूट जाता है तो आदमी चलता है घिसटा कैसे इसे, ये क्या हो गया आपका, ये आपको हो गया अनुदैर्ध्य माने क्या, सीधा, और अनुप्रस्थ माने उठ के। तो जो आपका पी वेव्स है आपका अनुदैर्ध्य चलती है, सीधा जाती है, जबकि आपका एस वेव्स है अनुप्रस्थ चलती है, उठ के चलती है। जैसे घोड़ा कैसे चलता है, ऐसे उठ के दौड़ता है, तो उस तरह से क्या हो गया, अनुप्रस्थ। उठ के चलेगा तो अनुप्रस्थ, और सीधा चलेगा तो अनुदैर्ध्य। और जो एल वेव्स भी है ये भी आपको अनुप्रस्थ ही चलता है। आगे देखते हैं, इसे पी वेव्स को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, एस वेव को द्वितीय तरंग कहते हैं। एस वेव्स को क्या बोलते हैं, द्वितीय तरंग बोलते हैं, और एल वेव्स को आपको धरातल पर चलने की वजह से इसे धरातलीय तरंग कहते हैं। और इसे एक और नाम है लव वेव्स, इसे क्या बोलते हैं, लव वेव्स भी बोलते हैं। लव वेव्स, लव वेव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो है एल वेव्स का खोज किए थे HD लव। कौन किए थे, HD लव, इसलिए इसे लव वेव्स भी कहते हैं। और यह सबसे पीछे पहुंचता है सतह पर, लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी होती है, तो एल वेव्स होती है। आपसे एग्जाम पूछता है कि सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो आपका है एल वेव्स सबसे विनाशकारी, सबसे विनाशकारी। क्यों, क्योंकि इसका अधिक प्रभाव किस पर होता है, तो सतह पर, यह सतहीय भाग पर ज्यादा चलता है। अब एग्जाम में नया डिजाइन से क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से पूछता है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम में पी वेव्स और एस वेव्स और एल वेव्स से आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और आपके डायमेंशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपको पी वेव से पूछता है आवृत्ति, पी वेव्स की आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति की संख्या अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी की संख्या अधिक। देखिए अधिक है आपका, आवृत्ति क्या है, एक समान समय में आपका संख्या को दर्शाता है। तो इसमें देखिए आपका वेवों की संख्या ज़्यादा होती है, तो आवृत्ति की संख्या अधिक होती है, किसका, पी वेव्स का। और एस वेव का आपका आवृत्ति की संख्या औसतन होती है, क्योंकि मिडिल में है इसलिए क्या होती है, औसतन होती है। और आवृत्ति की संख्या कम होती है, किस में, आपका एल वेव्स में। देखिए आवृत्ति 1 2 3 4, इसमें आवृत्ति करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 अधिक है, इसमें आपका औसतन होती है। नेक्स्ट तरंगदैर्ध्य की दूरी कम होती है, देखिए तरंगदैर्ध्य की दूरी कम है, इसमें आपका औसतन होती है। इसमें तरंगदैर्ध्यों की दूरी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट इसमें आयामों की ऊंचाई, देखिए ऊंचाई की बात करें, इसका आयाम की ऊंचाई की इसको कम होती है, और इसमें आपको आयामों की ऊंचाई औसतन होती है, इसमें आयामों की ऊंचाई अधिक होती है।
तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है कि आयामों की ऊंचाई सबसे अधिक किसकी होती है, तो एलिप्स के। इसमें तो सब ऑप्शन आएगा क्योंकि मिडिल में है। और पी वेव्स में आपका आवृत्ति की संख्या अधिक, इसके बाद तरंगदैर्घ्य की संख्या कम और आयामों की ऊंचाई भी कम होती है। इसमें ऊंचाई अधिक और दूरी भी अधिक और संख्या कम होती है। और यही कारण है कि जो एलिप्स है अधिक विनाशकारी होते हैं। जैसा कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आवृत्ति की संख्या आपको अधिक है लेकिन आयाम कम है। मान लीजिए कि आपको ऐसे कोई मार रहा है ऐसे, तो आपको बहुत सुकून भरेगा, आपका जो है चोट कम पहुंचेगा। कि कुछ औसतन मारे, मान लीजिए आयाम थोड़ा सा ऊंचा ज़्यादा कर दिए, ऐसे से मार रहे हैं तो कुछ आपका फील होगा, आपका कुछ चोट लगेगा। लेकिन आपका आयाम की ऊंचाई अधिक है, दूरी भी आपका अधिक है, ऐसे करके मारेगा चर्राट, एक बार मारेगा और मुड़ी टूट जाएगा। तो इस कहने का मतलब है, यही कारण है कि जो आपका एलिप्स है अधिक विनाशकारी होता है। जैसे कि पी वेव्स आता है तो आपका धीरे धीरे से करके हिलाता है, धीरे धीरे से हिलाकर आपको भवन पे चल जाएगा। लेकिन जो आपका एलिप्स है सिमथेरे आकर बैठता है, एक बार हड़ास में हिला के आपको भवन को तोड़ डालता है। एग्जाम में पहले वाला नहीं पूछ रहा है और नया डिजाइन से ऐसे डायरेक्ट पूछता है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और डायमेंशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप लोग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और डायमेंशन को याद रख लेना है, किसको कम होता है, किस में औसतन होता है और किस में अधिक होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भूकंप का उत्पत्ति कैसे होता है। भूकंप का उत्पत्ति प्राकृतिक तथा मानवकृत दोनों प्रकार से होती है। चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। भूकंप आने का कारण, प्राकृतिक कारण और मानवीय जनित कारण। यानी जो भूकंप है प्राकृतिक कारण से भी आता है और मानवीय कारण से आता है। प्राकृतिक कारण में आपका है प्लेटों के मध्य विवर्तन नियम, जो पिछला क्लास में हम लोग बताते थे कि जो प्लेट है आपका कन्वर्सन गति, रूपांतरण गति में जो गति करता है, उस कंडीशन में आपको अर्थक्वेक, भूकंप आता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी भूकंप होता है। जैसे कि अगर मेग्मा क्रस्ट भाग को तोड़कर ऊपर आ जाता है तो ज्वालामुखी हो जाता है। लेकिन अगर मेग्मा क्रस्ट भाग को न तोड़ नहीं पाता है, अगर ज्वालामुखी प्रायः शांत होती है, तो उस कंडीशन में आपको मेग्मा जो है ऊपर ना आकर क्रस्ट भाग को तोड़ देती, जिसके कारण सतह पर आपका हलचल मच जाता है, कंपन हो जाता है, जिसे भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट है भूगर्भीय गैसों का फैलाव। जो पृथ्वी का जो मेंटल भाग है वो आपको गैसों से हलचल मचता रहता है, जिसके कारण भूगर्भीय गैसों के फैलाव से भी आपको भूकंप आते हैं। ये आपका प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। जब परमाणु विस्फोट या भूमिगत परमाणु परीक्षण होता है तो आपका उस कंडीशन में भी आपका जो पृथ्वी का सतह है कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, जिसे भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट, कोयला खदान में डायनामाइट का उपयोग। जैसे कोयला खदान में डायनामाइट का उपयोग किया जाता है। जैसे डायनामाइट का एक विस्फोटक पदार्थ है जिससे आपको पत्थर चट्टानों को फोड़ा जाता है। मान लीजिए कोयला खदान में जो कोयला होता है एक दूसरे से ऐसे रहता है, बड़ा बड़ा सा चट्टान में होता है, तो इसको निकालना असंभव रहता है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, फोड़ा जाता है। तो फोड़ने के लिए डायनामाइट का उपयोग करते हैं। और डायनामाइट का उपयोग करते हैं तो इसको फोड़ते हैं तो जब ये खसकता है तो जोर सा विस्फोट होता है, जिससे आपको पृथ्वी का सतह भाग पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह भाग पर कंपन होती है, इसे भूकंप कहते हैं। तो ये हो गया था आपका प्राकृतिक कारण, ये आपका मानवीय जनित कारण। अब हम लोग आगे देखते हैं भूकंप की पेटी। भूकंप का जो पेटी है, भूकंप की पेटी को 3 भाग में बांटा गया है। प्रशांत महासागर पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। विश्व का सबसे अधिक भूकंप आपका प्रशांत महासागर पेटी में आता है, 63% भूकंप विश्व का 63%। इसमें आने वाले देश है चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस तथा न्यूजीलैंड। दूसरा है आपका मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसमें आपका विश्व का 21% भूकंप आता है। कहाँ? मध्य महाद्वीपीय पेटी में। इसमें आने वाला देश है स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान, उत्तरी भारत। भारत भी आपको मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। इसके बाद चीन, म्यांमार। इसके बाद तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। इसमें आपका नॉर्मल भूकंप आता है, 2.3 या 3 रिक्टर स्केल से भूकंप आती है। इसमें कोई क्षति नहीं पहुंचता है। अगर आपका 6 रिक्टर स्केल से जब भूकंप आता है तो आपका उसमें भवन वन हिलाता है आपका, न तो आपका जो 2-3 रिक्टर स्केल से जो भूकंप आती है नॉर्मल होती है आपका।
जो आपका 2 से 3 रिएक्टर का जो भूकंप आता है उसमें जानते हैं कैसे फीलिंग होता है। जब आप जैसे कि आप लोग ट्रक या हाईवे से आप लोग गुजरते हैं ना, जो आपका वाइब्रेट करता है, ठीक उसी पर हल्का फुल्का वाइब्रेट करता है 2 से 3 रिएक्टर। 6, 7, 8 आ गया तो उसको बहुत बड़ा भूकंप आता है, उससे आपका बहुत क्षति पहुंचता है, भवन को तोड़ डालता है। तो इससे आपको क्वेश्चन बनता है, कभी एग्जाम में पूछ देता है कि देश अलास्का किस पेटियों के बीच आता है, तो ये आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर की पेटियों। भारत कौन सी भूकंप की पेटियों में है, तो भारत जो उत्तरी भारत है, जो भारत है मध्य पेटियों में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि भूकंप को किस प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है भूकंप आने का, इसको बारे में हम लोग देखते हैं। धरातल पर भूकंप आने का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है, इसको देखते हैं। आने का पूर्वानुमान, जैसे कि रेडान की मात्रा वायुमंडल में अचानक बढ़ जाता है। जो आपको रेडान मापने वाला जो यंत्र है वो आपको बताता है कि डायरेक्ट वायुमंडल में रेडान की मात्रा अधिक हो गया। सेकेंड, कैसे अनुमान लगाया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका वायुमंडल में अधिक हो जाता है। विद्युत चुंबक की जो तरंग है आपका वायुमंडल में बढ़ जाता है। तीसरा अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, तो एनिमल द्वारा। जो भूकंप आने से पहले जो आपका एनिमल है, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, सियार हुआ, देखेंगे तो भूकंप आने से पहले लोग इधर उधर पूरा भागने लगते हैं, लोग सुरक्षित जगह खोज ढूंढने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका जो भूकंप है उसका जो आवाज़ होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, जो मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। लेकिन जो छोटा जो आपका जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, सियार, ये सब लोग सुन पाते हैं, और जैसे ही सुनते हैं लोग इधर उधर भागने लगते हैं, सुरक्षित जगह खोजने लगते हैं। तो आपको एनिमल से भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वायुमंडल में बढ़ने से और रेडान की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लेकिन भूकंप आपको 2 से 4-5 मिनट में आ जाता है, इतना टाइम देता नहीं है भूकंप, बहुत कम समय में आपको धरातल पर पहुंच जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि जब भूकंप आता है तो उसको हम लोग सावधानी किस प्रकार से बरतेंगे। भूकंप से बचने के लिए सावधानी, पहले जब मकान बनाइए आप तो आप जरूर भूकंप रोधी छड़ लगाइए। अगर आप कमरे में हैं और बड़े पैमाने पर भूकंप आ गया तो उस कंडीशन में आप उस रूम के आप कोने में जाकर खड़े हो जाएंगे तो उससे आप बच सकते हैं। और मान लीजिए कि कम पैमाने पर, मान लीजिए 4-5 रिक्टर सेल्सियस है, आपका दीवार को तोड़ नहीं सकता है, लेकिन जो आपका रैक को गिरा सकता है, या आप कैमरा में है आपको फैन उन टेबल को गिरा सकता है। उसे मान लीजिए कैमरा में है तो ऊपर से रैक पर कुछ सामान रखा है तो उससे गिर के आपको भूबन टूट सकता है। इस भूबन को बचाने के लिए आप उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो आपका हैवी चौकी होगा तो आप चौकी के अंदर जाके आप छिप सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं। कम रिएक्टर सेल से भूकंप है, जैसे 4-5 रिएक्टर सेल है, 7-8 रिएक्टर सेल से जो भूकंप आती है वो तो आपको दीवार ही पूरा फाड़ देता है, दीवार गिराता है। उस कंडीशन में आप जो रूम है उसको कोने में जाके छिपेंगे तो आप बच सकते हैं। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।